करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टाइम करेंगे हम न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट टाइम। अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम थ्योरी वाला एक टॉपिक और है, इसके बाद न्यूमेरिकल्स ही करने हैं हमें। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने करवा दिए हैं, आज थ्योरी वाला टॉपिक एक और होगा, नोट करना है इसको। टॉपिक है हीट कैपेसिटी। है ना, हीट कैपेसिटी नोट करेंगे आपसे। हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है ये सोचेंगे एक बार। हीट कैपेसिटी का क्या मीनिंग होगा इसका? हीट कैपेसिटी बहुत अच्छे अच्छे मेरे आते हैं इसके, तो ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हीट कैपेसिटी क्या मतलब होगा इसका कि ऐसी हीट, हीट की कैपेसिटी है, मतलब क्या है हीट की कैपेसिटी? मतलब किसी भी सब्सटेंस का तुम्हें अगर टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन से या 1 डिग्री सेल्सियस से, एक ही बात होती है, चेंज है क्योंकि ये तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी है। मान लो तुम्हारे पास आयरन है, एल्यूमिनियम है, घर में बहुत सारे सामान होंगे इस टाइप के। अगर तुम्हें उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो तुम्हें उसको गर्म करना पड़ेगा ना। तो जो हीट दे रहे हैं उसको गर्म, जो उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जो हीट दे रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 केल्विन से, वो होती है हीट कैपेसिटी। वो क्या है हीट कैपेसिटी, मीनिंग समझना है पहले फिर करना क्वेश्चन। तो यूनिट क्या होगी इसकी? 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, यानी जूल पर केल्विन इसकी यूनिट होगी। जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस, ये हीट कैपेसिटी है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, सही ना। वो ये एक ही बात है। अगर मैं बोलूंगा हीट रिलीज की फॉर्म में, हीट रिलीज्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फॉल्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ये भी ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में ये भी यूज होता है। अगर मैं किसी सिस्टम का मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना है 1 केल्विन से, तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो हीट कैपेसिटी है, सही ना, वो हीट कैपेसिटी है। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने 100 जूल हीट दी सब आयरन को और उससे टेम्परेचर बढ़ गया उसका 4 केल्विन, 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ गया, तो उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? 4 केल्विन के लिए कितना हीट दिया? 100 जूल, आयरन की बात कर रहे हैं। तो 1 केल्विन के लिए जो हीट चाहिए होगी वही तो हीट कैपेसिटी है। 1 केल्विन के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? 25 जूल। नहीं समझ आया अभी? हाँ, तो सी क्या है? हाँ, सी क्या होगा, हीट कैपेसिटी क्या होगी? क्या फॉर्मूला बना यहाँ से? नेट हीट क्यू, ये क्यू है, और ये राइज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है, तो क्यू बाय डेल्टा टी। नहीं समझ आया फॉर्मूला कि प्रूफ करूं उसको भी? नहीं सर, आगे। हाँ, तो इसको हमेशा कंसेप्ट से करना, रटना नहीं फॉर्मूला कि C इक्वल टू क्यू डेल्टा टी, क्यू बाय डेल्टा टी है, बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। मतलब समझना, हमेशा मतलब समझ के करना, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी। नेट क्यू क्या देंगे हम? जो हीट कैपेसिटी है 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट है, और टोटल टेम्परेचर कितने से बढ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट क्यू आ जाएगा। तो ये है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 केल्विन, ये हीट कैपेसिटी है। या हीट रिलीज्ड व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। नहीं समझ आई बात? वो हीट कैपेसिटी है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? हाँ, तो ये हीट कैपेसिटी है, दिस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। हाँ, ये हीट कैपेसिटी है, याद रखना इसका, सही है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन नोट करेंगे। ये डेफिनेशन बता दी मैंने, जैसे वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है, वाटर की अच्छी खासी हीट कैपेसिटी है, और ये रीजन भी है सरवाइव करने के लिए अर्थ पे, सही ना। वाटर हैज ग्रेटर हीट कैपेसिटी एज कंपेयर टू ऑयल, ऑयल से ज्यादा हीट कैपेसिटी होती है इसकी। ऑयल को अगर हीट करना है, ऑयल का टेम्परेचर अगर 1 केल्विन से बढ़ाना है, तो क्या होगा? थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी, लेकिन इसमें वाटर के लिए थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। उसकी हीट कैपेसिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये ध्यान रखना चीज का, ये हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। मैंने दोनों डेफिनेशन बोली है। हीट जो चाहिए है 1 केल्विन, बोलो सर ये सी क्या रिप्रेजेंट करता है, एक बार फिर से बता दीजिए। हीट कैपेसिटी है, सी हीट कैपेसिटी है। और क्यू? ठीक है, ये कौन पूछ रहा है? सर ऋषिराज। ऋषि तू स्टार्टिंग से नहीं कर रहा क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही हूँ, और एक बार पूछ रहा था, वो वॉइस लैग हो गई थी ना इसलिए। अच्छा सुन, जल्दी से सुन ले एक बार।
मैंने बोला हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 केल्विन, ये हीट कैपेसिटी है। तो मान लिया मैंने किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 4 केल्विन से बढ़ा, 4 केल्विन के लिए मेरे को 100 किलो जूल हीट देनी पड़ रही है, 100 किलो जूल, किलो जूल लिखना है किलो जूल लिख दो, जूल लिखना है जूल लिख दो। 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 100 किलो जूल हीट देनी पड़ रही है। तो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो हीट कैपेसिटी है। 1 केल्विन के लिए कितनी हीट होगी? 25 किलो जूल। यस सर। समझ आया कि नहीं? ये हीट कैपेसिटी है। तो यहाँ पे जो Q है वो 100 था, Q क्या है? 100 नेट हीट जो दी है हमने, और डेल्टा T जो है वो 4 था। तो C क्या आया? Q बाय डेल्टा T आया कि नहीं? 100/4 किया तुमने कि नहीं? यस सर। तो Q बाय डेल्टा T अभी समझ आ गया ऋषि? यस सर। हाँ, तो 100/4 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी, दिस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी एंड इट्स यूनिट्स विल बी जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन या अर्ग्स पर केल्विन, किसी भी फॉर्म में होता है। तो ये हीट कैपेसिटी है। मैंने बोला वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है ऑयल से। नेक्स्ट डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। और हीट कैपेसिटी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये होंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक वर्ड कभी भी आ गया ना, अभी तो दिमाग में रखना कि 1 ग्राम, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर अगर तुम्हें 1 केल्विन से बढ़ाना है और वो सिस्टम 1 ग्राम में, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 ग्राम स्पेसिफिक का मतलब 1 ग्राम स्पेसिफाई कर दिया। आगे मैं मोलर बोलूंगा तो मोलर का मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि 1 मोल है। मोलर मतलब स्पेसिफाई कर दिया कि क्या है? 1 मोल। समझ आई बात कि नहीं है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला, ध्यान देना, मैंने बोला मान लो तुम्हारे पास 10 ग्राम आयरन था, इसको मैंने 100 किलो जूल हीट दी, टेम्परेचर बढ़ गया 4 केल्विन से। अब मैंने बोला कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो तुम कहोगे, अब मैं पहले कंसेप्ट से बता रहा हूं तुम्हें। पहले तो 1 केल्विन के लिए निकालूंगा, 1 केल्विन के लिए निकालना है तुम्हें और 1 ग्राम के लिए निकालना है, वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 1 केल्विन के लिए 4 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा तो 100 किलो जूल हीट दी तुमने। 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी पड़ेगी 25 किलो जूल। ये 25 जो है, ये 25 जो क्या है? हीट कैपेसिटी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। 25 क्या है? ये हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी। अब 10 ग्राम के लिए ये 25 किलो जूल, 10 ग्राम के लिए 25 किलो जूल, तो 1 ग्राम के लिए कितना आ जाएगा? 2.5 किलो जूल। नहीं समझ आई बात? तो 2.5 जो है, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये कैसे आया आंसर? ध्यान देना, ये आंसर कैसे आया, मैं थोड़ा सा ऊपर से रब कर रहा हूं ताकि तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो जाए। ये आंसर आया है 100 बाय, ध्यान देना, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आई है ये कैसे आई है? 100/4/10। यही किया है कि नहीं? चेक करो। यही किया ना? 100/4/10। यस सर। यस। तो यहाँ ध्यान देना, अब ये क्या था? Q। मैं इसको टर्म्स लिख रहा हूँ अभी। ये टर्म क्या है? Q। दिस टर्म इज Q, दिस इज डेल्टा T एंड दिस इज मास। ये मास है। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ गया? Q = ध्यान देना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बुक्स के लिए, mc डेल्टा T। नहीं समझ आया फॉर्मूला? आगे सर। यहाँ पे C क्या है? यहाँ C क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये ऊपर वाला C क्या था? और ऊपर हीट कैपेसिटी। ऊपर वाला C क्या है? हीट कैपेसिटी। ऊपर वाला C क्या है? हीट कैपेसिटी। ऊपर वाला C बोलो क्या है? कैपेसिटी। हाँ, ध्यान रखना, ऊपर वाला यूनिट का heat बहुत capacity। इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब नीचे, हाँ सही है। और इस C की यूनिट्स क्या होंगी? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं लाइन बोल रहा हूँ, इस C की यूनिट्स क्या होंगी? जूल बाय केल्विन ग्राम। हाँ, जूल पर केल्विन पर ग्राम, जूल पर केल्विन पर ग्राम। समझ गए कि नहीं? और वाटर के लिए वैल्यू सबको पता होती है, 4.18 जूल पर केल्विन पर ग्राम, या 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम, या 1 कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम। नहीं समझ आई बात? ये समझ आ गया कि नहीं सबको? यस सर। यस सर, आ गया। तो ये पता होना चाहिए। हाँ, तो 2 चीजें बता दी मैंने यहाँ पे, हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट बताऊंगा तुम्हें मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। मान लो ये 10 ग्राम जो मैंने लिया था, दिस वाज आयरन से, ये आयरन था सपोज,
ये अगर आयरन था तो अब मेरे को 1 मोल के लिए निकालना है। 1 ग्राम के लिए 2.5 किलो जूल, तो ये कितना, आयरन का वेट कितना होता है, 56 होता है, तो 56 ग्राम के लिए कितना होगा, ये हो गई मोलर हीट कैपेसिटी। नहीं समझे? आ गया 56 ग्राम के लिए निकाल दो ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी। हाँ 2.5 इंटू 56, सिंपल। नेक्स्ट नोट करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, दोबारा लिखेंगे मोलर हीट कैपेसिटी क्या है। मोलर हीट कैपेसिटी डेफिनेशन, किसी भी एक मोल सिस्टम का, किसी भी एक मोल सिस्टम का टेम्परेचर अगर हमें 1 केल्विन से बढ़ाना है तो उसके लिए जो हीट देंगे हम, वो होगी मोलर हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। हीट और रिलीज की फॉर्म में खुद करना, टेम्परेचर फॉल होगा जब। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सिस्टम बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। समझ आ गई डेफिनेशन की नहीं? इसको हम दो Yes, तरीके से sir. डिफाइन करते हैं। समझ आ गई सर। इसको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक है सीपी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक है सीवी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दो तरीके से डिफाइन करते हैं। ऐसे ही मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दो तरीके से डिफाइन करता था, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से, ऐसा नहीं कि इसी को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बुक्स में ये डिफाइंड है तो हम इसको लिख रहे हैं। मोलर हीट कैपेसिटी इज heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin is called as molar heat capacity, and it is generally of two types, Cp and Cv. Cp is molar heat capacity at constant pressure and Cv is molar heat capacity at constant volume. तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर्मूला मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम्हें समझ आ गया होगा सब कुछ। Q इज इक्वल टू N C डेल्टा T। अब N लिख दिया तो C की यूनिट्स क्या होंगी, अब इस C की यूनिट्स क्या होंगी, जूल पर जूल केल्विन पर केल्विन पर मोल इनवर्स। जूल जूल पर केल्विन पर मोल। पर मोल आ जाएगा, पर ग्राम नहीं आएगा इसमें, क्योंकि N है यहाँ पे। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूले से करोगे तो गलती कर सकते हो कहीं ना कहीं, कंसेप्ट दिमाग में जरूर रहना चाहिए, कंसेप्ट दिमाग में जरूर रहना चाहिए। समझिए कि नहीं है? तो ये इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। सपोज मैंने, जैसे कि मैं छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूं उसमें, 10 ग्राम आयरन इज गिवन, 10 ग्राम कैल्शियम ले लो, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 10 ग्राम कैल्शियम इज गिवन से 100 किलो जूल ऑफ हीट। मैं कैलकुलेशन बहुत इजी दे रहा हूँ। 100 किलो जूल ऑफ हीट which increases its temperature from 100 degree Celsius to 104 degree Celsius. Calculate heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity। दोनों लिख दिया मैंने, तीनों लिख दिया है, सही है ना? जल्दी से निकाल लेंगे इसको। हाँ कर लिया है। देखो सर, ये भी करा दिया क्वेश्चन मैंने इस टाइप का सेम। कुणाल रुक जा अभी। देखो सर, पहले निकालना है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मैं ऊपर रब कर रहा हूँ। सीपी सीवी जरूर ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत पूरे चैप्टर में यूज करूंगा मैं सीपी और सीवी। देखो
पहले तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, 100 किलो जूल टेम्परेचर बढ़ रहा है, 100 किलो जूल एनर्जी दी है हमने और टेम्परेचर बढ़ा 100 से 104, 4 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा 4 केल्विन से, तो 25 किलो जूल आ गया सीधा आंसर। हीट कैपेसिटी 100/4, 25 किलो जूल पर केल्विन। यूनिट जरूर लिखना, यूनिट मत छोड़ना बिल्कुल भी, यूनिट से का ही काम है यहाँ पे, किलो जूल पर केल्विन। फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ सही है चेतन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो 10 ग्राम के लिए 25 किलो जूल, एक ही बात है, दोनों चेंज इन टेम्परेचर है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 25 डिवाइड बाय 10, 2.5 किलो जूल पर केल्विन पर ग्राम। और फिर मोलर हीट कैपेसिटी, ये हमारी है पर ग्राम में, 1 ग्राम के लिए। तो कैल्शियम का 1 मोल होता है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम के लिए इंटू 40 कर देंगे इसको, 2.5 इंटू 40, 100 आ गया सीधा। तो किलो जूल पर केल्विन पर मोल, समझ गए कि नहीं? ये तीनों चीजें निकाल दी हैं। फॉर्मूले याद रखना जरूर, फॉर्मूले भूलना नहीं है, फॉर्मूले भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखना चीज का। और एक केस ऐसा भी होता है, अगर सीपी या सीवी, जो सीपी मैंने बोला मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है और प्रेशर है, और सीवी क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों जो है, फॉर्मूला समझ आ गया सबको इसका, कि फॉर्मूला इसका होगा सीधा Q इज इक्वल टू NCP/dt, NCP/dt होगा फॉर्मूला। लेकिन ये Q तो आ गया, Q को हम, ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, इसलिए मैं इसको डेल्टा एच भी बोल सकता हूँ, मैं इसको डेल्टा एच भी बोल सकता हूँ। Cp जो है इट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो एक तरह से Cp हो गया DH/dt, DH/dt फॉर 1 मोल, और n मोल्स होंगे तो NCP आ जाएगा, NCP इज टू DH/dt। और ऐसे ही ये आ गया Q इज टू NCP/dt, एट कांस्टेंट प्रेशर था तो Q को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एच लिख सकता हूँ मैं Q को, ये आ गया। अब ध्यान रखना कि अगर Cp जो है, इफ इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इफ Cp इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, देन इन दैट केस फॉर्मूला जो यूज होगा इसका, वो ये फॉर्मूला यूज करेंगे Q का। तब फॉर्मूला क्या यूज होगा, नोट करना ढंग से, Q या डेल्टा एच का, Q इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल टू NCP/dt, और टेम्परेचर, Cp इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2। सिमिलरली जो Cv, ये बात समझ आ गई कि नहीं? इन केस इफ Cp इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो फॉर्मूला ये यूज करना है इंटीग्रेट वाला, क्योंकि Cp भी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अदरवाइज हम गिवन टेम्परेचर रेंज में Cp को कांस्टेंट मानते हैं, अगर टेम्परेचर के साथ Cp वेरी कर रहा है तो फॉर्मूला ये यूज होगा। नेक्स्ट, और Q आया डेल्टा E NCV/dt, NCV/dt डेल्टा E गया, बट इफ again Cv is function of temperature, in that case formula will be NCV/dt T1 से T2 टेम्परेचर, T1 से T2 पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है, समझे कि नहीं है? जैसे मैंने Cv लिख दिया से 12 + 10T है Cv, तब इस केस में ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे इसलिए इंटीग्रेट करके तब निकालना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस आएंगे, और नहीं तो Cv की वैल्यू डायरेक्ट होती है, नहीं तो Cv की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट होगी। तो यहाँ बता दिया मैंने, Cp Cv सब डिटेल बता दी है। अब तुम्हें बताना है इसके अंदर, जैसे अगर मैं बोलूं कि Cp बड़ा है कि Cv बड़ा है, जनरली क्या क्या बड़ा होता है, Cp बड़ा होता है कि Cv बड़ा होता है? तो उसके लिए सुनेंगे ध्यान से, Cp जो है जनरली इट इज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ग्रेटर देन Cv। बस कई बार क्या होता है, जैसे आइस के केस में, क्या होता है कि वॉल्यूम, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उस केस में थोड़े चेंजेस आते हैं Cp Cv के अंदर, तो जो ये Cp बड़ा है Cv छोटा है, ये चेंज हो सकता है।
कई केसेस में, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। सीपी को हम जनरली क्या मानते हैं, सीवी से बड़ा। क्यों मानते हैं, इसका रीजन सुनेंगे ध्यान से। दो रीजन है इसके, एक मैथमेटिकल रीजन और एक थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रीजन। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है ये, और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। क्लियर, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मान लो कोई भी सिस्टम है, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पे, कोई भी सिस्टम है अगर मैंने उसको हीट दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई भी सिस्टम है अगर मैंने उसको हीट दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या वर्क डन होगा? ना, नो सर। नहीं होगा ना। तो हाँ, तो वो सारी की सारी हीट क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी कि नहीं? यस सर, यस सर। मान लो मैंने 100 जूल हीट दी, हाँ 100 जूल हीट दी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये सारी हीट क्या करेगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देगी बाय 100। डेल्टा ई उसका जो है, ई जो है, मान लो E1 थी उसकी इंटरनल एनर्जी, तो अब वो वैल्यू हो जाएगी E1 E प्लस 100 हो जाएगी। समझिए कि नहीं? ऑल द हीट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। अब मान लो मैंने 100 जूल हीट दी एट कांस्टेंट प्रेशर, अब क्या होगा? वर्क डन होगा। अब क्या, अब वर्क डन भी होगा। मान लिया मैंने 20 का वर्क डन हो गया, तो अब उसकी इंटरनल एनर्जी कितने से बढ़ेगी? 80। 80 से बढ़ेगी। तो अब बताओ तुम, जो मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी 100, तो 100 की 100 उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी तो सिर्फ उसने 80 से बढ़ाई। अगर सेम अमाउंट से तुम्हें इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो तुम्हें हीट कितनी देनी पड़ेगी, ज्यादा की कम? ज्यादा। कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा देनी पड़ेगी ना, इसलिए आजाद सीपी बड़ा है सीवी देनी से। नहीं समझ आया अब भी? आगे आगे। यस सर, आ गया। ज्यादा हीट देनी, कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, दैट मींस सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं उसको, और मैथमेटिकली बताऊंगा वो तो क्लियर हो ही जाएगा तुम्हें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं तुम्हें, सही है? तो सुन लेंगे एक बार कि सीपी ग्रेटर देन सीवी क्यों है। क्या कहते हैं, मान लिया मैंने सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, सपोज हीट इज गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, suppose heat is given to a system at constant volume, then all the heat, there will be no work done, so all the heat will increase the internal energy by 100। सही ना, वो 100 से बढ़ा देगी इंटरनल एनर्जी को। बट if internal energy is to be increased by the same amount, then we have to supply more heat at constant pressure, because at constant pressure there will be some work done also। कांस्टेंट प्रेशर में कुछ वर्क डन भी होगा, तो वो वर्क डन में एनर्जी लग जाएगी। तो इसलिए सेम अमाउंट से अगर तुम्हें हीट बढ़ानी है, इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। नहीं क्लियर हुआ? इसको वर्ड्स में लिख लेना। If heat is supplied to the system at constant volume, then all the heat will increase the internal energy of the system. All the heat will increase the internal energy of the system. But if heat is supplied at constant pressure, then there will be some work done. So if we want to increase the internal energy by same amount, then we have to supply more heat at constant pressure. Hence Cp is greater than Cv। इसलिए Cp क्या होता है, ग्रेटर देन Cv होता है। इसलिए Cp क्या होगा, ग्रेटर देन Cv। तो अब मैं दूसरी चीज तुम्हें बता रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड केस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन Cp ग्रेटर देन Cv, ये पेपर में आता है। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था, जैसे Qp इज इक्वल टू Qv प्लस डेल्टा NGRT, वो रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है उतनी। अगर वो 100 में से 100 इंपॉर्टेंट है तो 100 में से 90 ये भी पूछते हैं, और बच्चे गलती करके आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी Cp है, रिलेशन पूछते हैं Cp ग्रेटर देन Cv प्रूव करो, और वो Qv प्रूव कराते हैं, तो गलत हो जाएगा उसमें। Cp ग्रेटर देन Cv प्रूव करना है, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ये हमें प्रूव करना है। समझे कि नहीं? तो सुन लेंगे एक बार। मान लो H इज टू E प्लस PV है, ये रिलेशन तो पता है। एंथैल्पी कंटेंट ऐसे दिया जाता है, सबको पता है। एंथैल्पी कंटेंट इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। एंथैल्पी कंटेंट इज इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, ये होता है एंथैल्पी कंटेंट। तो अब मैंने यहाँ निकाला H टू E प्लस PV है, एक मोल के लिए। Cp और Cv डिफाइन होते हैं एक मोल के लिए, इसलिए मैं PV को लिखता हूँ RT, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, N की वैल्यू हो जाएगी 1, तो PV बन गया RT के इक्वल।
ये आइडियल गैस इक्वेशन में पता है सबको। तो यहाँ पे अब नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो dH by dt क्या आ जाएगा, dE by dt प्लस R dt by dt तो 1 होता है, प्लस R dt by dt क्या होगा 1। तो यहाँ से dH by dt क्या होता है, Cp भी पीछे लिखा था मैंने, 1 मोल के लिए लिखा था ना मैंने, 1 मोल के लिए, और dE by dt क्या होगा, Cv प्लस R प्लस R। तो यहाँ से आगे, और R की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 8.314 होती है, देयरफॉर Cp इज ग्रेटर देन Cv। और कई बार अगर n मोल्स के लिए पूछ लेगा, n मोल्स के लिए रिलेशन क्या है, तो Cp इज टू Cv प्लस nR हो जाएगा। नहीं समझ आई बात, ये nR कैसे आया, आगे RT जगह nRT पुट कर आगे देंगे, सर। RT जगह पुट कर देंगे nRT। तो दिस रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिलेशन पूछेंगे पेपर के अंदर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशनशिप। मेयर्स रिलेशनशिप ये, और एक टर्म होती है जो इन दोनों का रेशियो होता है, उसको हम डिनोट करते हैं गामा से। ये डिटेल में लेना है इसको भी, इसको हम डिनोट करते हैं गामा से, एंड गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। गामा जो होता है वो Cp बाय Cv होता है, और इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। गामा is equal to Cp by Cv and gamma is greater than 1, and this ratio is called as Poisson's ratio. This ratio is called as Poisson's ratio. Clear? इस रेशियो को बोलते हैं Poisson's ratio। तो ये पता होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा गामा की वैल्यू, गामा की वैल्यू और नोट करना है। गामा की जो वैल्यू है मोनोटोमिक गैस के लिए 5/3 होती है, फॉर मोनोटोमिक गैस, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन। मोनोटोमिक गैस के लिए इसकी वैल्यू रटी होनी चाहिए तुम्हें 5/3। Cv होता है, एक्चुअल में गामा होता है Cp बाय Cv, Cv होता है 3/2R, तो Cp कितना होगा मोनोटोमिक गैस के लिए, Cv कितना होगा, Cv ये है तो Cp कितना होगा 5/2R, यही तो होगा। Cp क्या होता है, Cv प्लस R, अभी बताया ना पीछे। तो 5/2R दोनों को डिवाइड करो, गामा क्या होता है Cp बाय Cv। आगे आंसर कि नहीं 5/3, दोनों को डिवाइड करने के बाद। नहीं क्लियर हो रहा है, यस सर। सर ये गामा होता क्या है वैसे? गामा गैसेस के लिए डिफाइंड होता है, अभी आगे करेंगे तो और क्लियर होगा इससे। ये गैसेस के लिए डिफाइंड होता है, गैसेस की ना एटॉमिसिटी बताने के लिए होता है कि गैस मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, पॉलीटोमिक है, वो सब बताने के लिए गामा यूज करते हैं। ये रेशियो है सिंपली Cp बाय Cv। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गया डायटोमिक की बात करें अगर, डायटोमिक गैस के लिए गामा होता है 1.4 फॉर डायटोमिक गैस। फॉर डायटोमिक गैस मतलब उसमें Cv हो जाता है 5/2R और Cp हो जाता है 7/2R। दोनों को डिवाइड करो, आ रहा है ना 7/5, 7/5 मीन्स 1.4 आ जाएगा, 1.4 सही ना, 1.4। और ट्राइटोमिक गैस के लिए 1.3 याद रख लेना बस, 1.3 के आसपास। तो ये सब डिटेल लूंगा भी मैं, प्रूफ करूंगा इसको, इसकी पार्टीशन प्रिंसिपल है उसके अंदर डिटेल लूंगा मैं इसकी, फॉर ट्राइटोमिक गैस। ये गामा की वैल्यूज है, ये याद रखना, इसका गामा की वैल्यूज है, ये गामा की वैल्यूज हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल लिख सकते हो इसमें तुम 2 मोल के लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू कितनी होगी, 2 मोल के लिए Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होगी, सर किसमें? 2 मोल के लिए Cp माइनस Cv किसी भी चीज के लिए क्या आएगी वैल्यू 2R, सही ना। हाँ 2R आ जाएगी। हाँ नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, वैल्यू ऑफ से या डिफरेंस ऑफ Cp एंड Cv।
difference of specific heat capacity, difference of specific heat capacities at constant pressure. वर्ड्स मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, थोड़ा सा नोट करना पूरा. डिफरेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर O2 गैसेस. क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आर? क्या होगा? फॉर O2 गैस इन टर्म्स ऑफ आर क्या होगा? आर. चलो आर किसने दिया आंसर? सर कुणाल. कुणाल ने. चलो और कोई? सर 2 2/7. टू नहीं, ये बोलना 12th वाले बच्चे को आंसर देंगे, गलत है इनका. दक्ष आंसर बोल. दक्ष, अक्षय, लक्ष्य, श्रेया, सेजल, पर्यंत, आंसर बोलो इसका. 1/32 आर. दोबारा बोलना. 1/30 किसने बोला ये? 1/32 आर. प्रथम. हाँ हाँ बिल्कुल सही है प्रथम, बहुत अच्छे. सीपी मैंने सीवी निकालना है. ये होता है आर, ये है मोलर हीट कैपेसिटी. दिस इज फॉर 1 मोल. This is for 1 mole. Cp minus Cv to R. This is for 1 mole for O2 gas. For 1 mole of O2 gas that is 32 ग्राम. 32 ग्राम के लिए वैल्यू आई R. तो 1 ग्राम के लिए वैल्यू कितनी आएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डिफरेंस पूछा ना, तो R/32. नहीं समझ आया? नहीं क्लियर हुआ ये? यस सर. ये मोलर थी पहले वाली जो कराई थी. मैंने यहाँ क्या लिखा है? यस समझ स्पेसिफिक हीट गई. कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर O2 गैस. ऐसे ही अगर मान लो अगर CO2 गैस होता तो क्या आंसर आता? R/44. N2 गैस होता तो R/28. ये ध्यान रखना कि क्या पूछा हुआ है, मोलर पूछा है कि स्पेसिफिक पूछ लिया है? मोलर पूछा है कि स्पेसिफिक पूछा है, निकालना है इस चीज का. प्रथम बहुत अच्छे, बहुत अच्छा आंसर दिया प्रथम तूने. चलो नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और लिखेंगे. एक क्वेश्चन और कर लेंगे जल्दी से. सर ये सीपी माइनस सीवी की क्या यूनिट लगाएंगे हम? वही लगाएंगे इसकी. सीपी में वही सेम, इसमें जूल पर केल्विन पर ग्राम हो जाएगी. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन करेंगे. 5.6 लीटर ऑफ अननोन गैस at STP. 5.6 liter of unknown gas at STP required 52.25 kilojoule of heat to raise its temperature by 10 degree Celsius at constant volume. C dot भी लिख रहा हूं, at constant volume. Calculate
CV, CP, and atomicity of the gas. Calculate CV, CP, and atomicity of the gas. सर जो आपने CP माइनस CV इक्वल्स टू NR वाला बताया था वो खोलना है क्या? वो एक मिनट दक्ष, एक बार क्वेश्चन कर ले, नहीं तो टाइम हो जाएगा अभी। मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ दक्ष। है ओके सर। ध्यान देंगे इधर। 5.6 लीटर अननोन गैस है, एट एसटीपी रिक्वायर्ड 52.25 किलोजूल ऑफ हीट एट कांस्टेंट। 5.6 लीटर है, यानी ये 0.25 मोल हो गया। 5.6 लीटर का मतलब क्या है? 0.25 मोल, 5.6 डिवाइड बाय 22.4, ये 0.25 मोल है। 0.25 मोल के लिए इतनी हीट चाहिए और 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। 1 डिग्री सेल्सियस के लिए और 0.25 मोल के लिए निकालेंगे अब। तो ये हो गया सीधा 1 डिग्री, ये 1 मोल के लिए पहले कितनी हीट हो जाएगी? 1 मोल के लिए 52.25 डिवाइड बाय 0.25। 0.25 के लिए 52.25 किलो जूल है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 52.25 डिवाइड बाय 0.5। तो 1 केल्विन के लिए कितना हो जाएगा? क्योंकि 10 डिग्री के लिए है, 10 केल्विन के लिए है। 10 केल्विन बोलना चेंज है, 10 केल्विन बोलेगा 10 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। हाँ सही है आलेख। तो 1 केल्विन के लिए कितना आ जाएगा? तो बाय 10 और कर देंगे, यानी ये आ गया हमारा सीधा आंसर 52.25 डिवाइड बाय 0.25 डिवाइड बाय 10। ये आ गया हमारा CV, और CP निकालेंगे, इसको R कर देंगे बस, CV प्लस R। उसके बाद हम निकालेंगे गामा, जो कि है CP बाय CV। उसके गामा निकालेंगे जो कि क्या है? CP बाय CV। सही ना? गामा क्या है? CP बाय CV। तो गामा की वैल्यू अगर 1.3 आ रही है तो ट्राइटोमिक, गामा की वैल्यू 1.4 आ रही है तो डाइटोमिक, गामा की वैल्यू 1.67 आ रही है तो मोनोटोमिक। समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन? नहीं समझ आई बात? आ गया सर।